आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब के स्पेशल हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत कश्मीर के हालात से और इन हालात में जनूबी कश्मीर का इनकाउंटर, और यह इनकाउंटर हिफ शिरमाल में आज सुबह हुआ। ज़राए के मुताबिक आज सुबह अचानक मिलिटेंटों की मौजूदगी के मिलने के बाद इलाके का फोर्सेज ने घेराव किया और उस घेराव के दौरान बताया जाता है कि पहले आसपास के लोगों को महफूज मकामात पर निकालने के लिए कोशिश की गई और उसके बाद गोलीबारी का तबादला भी हुआ। देर गए तक, शाम देर गए तक वक्फे से गोली चलने की खबरें आ रही थी, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक किसी भी तरह के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिफ शिरमाल में आपको बताएं आज बाद दोपहर एनकाउंटर की आवाज़ें, गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी और इस दौरान पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। शोपियां, जनूबी कश्मीर का शोपियां का इलाका और शोपियां के हिफ शिरमाल में ये एनकाउंटर की सूरत-ए-हाल। लेकिन आपको बताएं बाद दोपहर पटन के इलाके में को भी मुहासरे में लिया गया और बताया जाता कि पटन के इलाके को मुहासरे में लेते हुए घर तलाशी ली गई और फोर्सेज ने यहाँ घर तलाशी के दौरान शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए और शिनाख्ती कार्ड चेक करने के साथ साथ इलाके में आखिर करीबन 3 से 4 घंटे तक सूरत-ए-हाल कशीदा रही, जिसके बाद फोर्सेज वापस चले गए। ये कश्मीर के पटन का इलाके की खबर, लेकिन खबर आ रही है दूसरी, और वो है जम्मू के राजौरी के खित्ते से। और राजौरी के DKG के जंगलात में फौज और फोर्सेस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और इस मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान बताया जाता है कि पुंछ राजौरी के इलाके में बताया जाता है कि सुरनकोट के चमड़ के इलाके में ये सर्च ऑपरेशन है, जिस दौरान असला के साथ साथ कुछ खाने पीने की अशिया भी बरामद एक कमीनगाह से की गई है। ये कश्मीर की सूरत-ए-हाल और अब जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल। और अब हम तामीर और तरक्की पर भी ज़रा नज़र डालें तो तामीर और तरक्की में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कदम कदम आगे बढ़ाते हुए और आज जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार से खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि मौजूदा इंतज़ामिया हर सेक्टर में बेहतरीन काम अंजाम दे रही है और उन्होंने यहाँ पे आवाम से अपील भी की कि वो सरकार को और मज़ीद बेहतर काम अंजाम देने के लिए ताउन भी फराहम करें। यहाँ बिजली का हाल अहवाल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया और मनोज सिन्हा ने बताया कि साल 2021 में बिजली से जो रेवेन्यू हासिल किया गया है वो 1,975 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 600 करोड़ रुपया ज़्यादा है। मनोज सिन्हा ने यहाँ बताया कि जम्मू कश्मीर को एक नई बुलंदी पर ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, ताहम आवाम के ताउन के बगैर कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। सुनाते हैं आपको मनोज सिन्हा ने क्या बताया। 21-22 के वित्तीय वर्ष में पावर रिसीव्स माने जो रेवेन्यू हम बिजली से बिल से कलेक्ट किए वो 1975 करोड़ रुपए हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 625 करोड़ ज्यादा है। यह बड़ा परिवर्तन है और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास की रफ्तार को आगे और मजबूत करेगा। मुझे याद है जब भुगतान हुआ था तो भारत सरकार की कई PSUs जो पावर यूटिलिटी से रिलेटेड है, NTPC, PFC, ये लोग मेरे पास आए थे और कई ने तो कहा साहब 18 साल बाद मुझे पहली बार पैसा मिला है जम्मू कश्मीर से। तो ये बड़ा परिवर्तन मैं इसे मानता हूं और हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें सभी समुदाय और समाज के सभी वर्गों को बराबर लाभ मिल सके। मैं फिर से एक बार केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति जी, उनकी पूरी टीम और जो लोग इस 2 दिन के समारोह में शामिल हो रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की विस्तृत चर्चा के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इजलास सेमिनार से खिताब कर रहे थे। और अब ज़रा सियासत पे नज़र डालें और सियासत में आज कुपवाड़ा के वादिय लूलाब की बारी थी और वादिय लूलाब के सुगाम के इलाके में मरहूम नज़ीर अहमद लोन, जिन्हें उर्फ आम में नज़ीर जौहर के नाम से भी जाना जाता था,
जो पिछले दिनों जुम्मे के रोज़ इंतकाल कर गए थे कि आज ताज़ियती मीटिंग के सिलसिले में सियासी जमातें वहाँ पहुँची हुई थी। फारूक अब्दुल्ला भी थे, अली मोहम्मद सागर भी थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी थे, मीर सैफुल्ला भी थे और सोगाम में उन्होंने जाकर कैसर जमशेद लोन, जिनके वालिद मरहूम नज़ीर अहमद लोन इस जुम्मे को इंतकाल कर गए, कि उनके साथ ताज़ियत की और यहाँ पे उनके मज़ार पे जाकर फातिहा ख़्वानी भी की। फारूक अब्दुल्ला वादी लुलाब के इलाके में थे, सोगाम लुलाब के इलाके में, और ताज़ियत करते हुए उन्होंने मरहूम ग़ुलाम मोहिद्दीन लोन अलमारूफ नज़ीर जौहर को खिराज अक़ीदत अदा की। वादी लुलाब के दरख्शां सितारों में नज़ीर अहमद लोन को जाना जाता है। मारूफ मुसन्निफ़ भी थे, शेर व शायरी या अदब से भी वाबस्तगी रखते थे और सियासत में भी, इलाके की सियासत में भी उन पर नज़र थी। और आज उनकी ताज़ियत के लिए फारूक अब्दुल्ला भी गए थे और उनके साथ साथ महबा मुफ्ती भी पहुंची हुई थी। महबा मुफ्ती PDP की सदर, और उन्होंने सोगाम जाकर नज़ीर अहमद लोन के इंतकाल पर दुख का इज़हार किया, ताज़ियत की, और ताज़ियत के साथ साथ उन्होंने ग़ुलाम इलाके में कैसर जमशेद लोन की सियासत से लेकर दूसरे मामलात पर कैसर को यकीन दिलाया कि वो उन्हें तन्हा ना समझे, वो उनके बड़ी बहन के बतौर हैं। और यहाँ पे जब सियासत की बात भी आई, सियासी घराना सियासत की बात, तो यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ मीडिया भी पहुँचा हुआ था और ताज़ियती मीटिंग बाद में सियासत के मुख्तलिफ पड़ावों की तरफ भी पहुँची। और जहाँ फारूक अब्दुल्ला से जब मीडिया ने पहले दौरान, जब ताज़ियत के दौरान सवाल किए थे, पूछना चाहता, तो फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि जो परसों बताया वही है, उसी से काम चला लो। लेकिन महबा मुफ्ती यहाँ बोली और मीडिया से खुल के बात की। हम आपको सीधा महबा मुफ्ती ने सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं पे क्या बताया वो आपको बताते हैं। बात दिल्ली की उन्हें की, जहांगीरपुरी की, जहांगीरपुरी के साथ साथ शाहीन बाग का जिक्र भी महबा मुफ्ती ने छेड़ा और महबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर भी बात की। महबा मुफ्ती को सीधा सुनाते हैं क्या बताया उन्होंने और बाद में अगली खबर पे चलेंगे। हमें तो पहले बहुत मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे। इतना हसास मामला है, इतना ये जो है, इतने लोगों की ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त नफ्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगे 3 साल इस मामले के बारे में बात करने में। और जो दिल्ली में हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो जहांगीरपुरी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वहाँ बाज़ाब्ता जो है डिमोलिशन चलता रहा, उससे मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। और अभी तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था। उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया और 2.5 घंटे तक डिमोलिशन करते रहे। तो ऐसे में हमारे जहन में, दिल में कई खदशात है, पर मैं उम्मीद करती हूँ इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंसाफ करेगा। और जो जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ कुछ शर्तों के बिना पे इल्हा किया था, जो स्पेशल स्टेटस था, उसको बहाल करने में वो पेशरफ्त करेगी। और जिस तरह बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया है गैर आईनी तरीके से, हमसे हमारा हक, हमारी पोजीशन छीनी, उसको बहाल करेंगे। कि जब हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आबादी का तनासुल है उसको मुसलमान मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं, तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन की है वो उसी का एक हिस्सा है। उसी तरह इन्होंने यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ बहुत कुछ जो इस वक्त बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, मुश्किलात हो रहे हैं, तो उसका जो इलाज खाली इलेक्शन नहीं है, उसका इलाज बहुत कुछ मरकजी। महबा मुफ्ती से सवाल पूछा गया कि 5 अगस्त का फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, तो महबा मुफ्ती ने गिला शिकवत किया, बताया कि 3 साल हो गए, अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं निकल रहा है और उम्मीद है। और सुप्रीम कोर्ट की जब बात आई तो उन्होंने जहांगीरपुरी की बात भी की और वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी मुसलमान के ढांचे को गिराया जा रहा था।
और शाह जहांगीरपुरी से लेकर शाहीन बाग तक के मामले पर महबूबा मुफ्ती ने भी बात की और जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर बताया कि ये साफ जाहिर है कि ये कमीशन जो है ये जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अक्सरियत से अक़लियत बदलने की एक कोशिश है, एक कड़ी है और जम्मू कश्मीर को इस कमीशन के ज़रिए एक अक्सरती फ़िरके को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश है। इंतखाबात के हवाले से उन्होंने पूछा गया कि क्या इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगी, लेने वाली हैं, किस तरह से लेंगी। जवाब उनका था कि यहाँ बड़े लोचे हैं, ये इंतखाबात का केमिकल लोचा कोई बड़ा मामला नहीं है। महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा के लूलाब के इलाके में थी। सियासी जमातों का रश, सियासी लीडरान का और इलाके के लोग भी मरहूम गुलाम नज़ीर अहमद लोन के इंतकाल पर कैसर जमशेद लोन के साथ ताज़ियत करते जा रहे हैं और आज उनका चौथा जुम्मे के दिन उनका इंतकाल हुआ था। और अब नाज़रीन ज़रा जम्मू का हाल अहवाल भी बताते चले। जम्मू में आज आल पार्टीज़ मीटिंग भी, सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया। साफ जाहिर है डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके पस मंज़र में इंतखाबात के भी कुछ हल्के बात करें तो उसी पस मंज़र में जम्मू में आज आल पार्टीज़ मीटिंग भी बुलाई गई थी। कांग्रेस भी थी, जम्मू की दूसरी सियासी जमातें भी थी और सीधा जो लीडरान है जम्मू के, उन्होंने आज जम्मू में इस आल पार्टीज मीटिंग के दौरान 4 बातों पर इत्फाक किया और सबसे पहली बात कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को यहाँ मुस्तरद किया गया। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि ये हदबदी कमीशन नहीं है, ये तोड़ फोड़ का कमीशन है, जम्मू के लोगों के साथ ज्यादती हुई है। और बड़ा मामला ये भी उठाया कि इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है ये असूलों के बरक्स है, इलेक्शन साफ शफाफ हूँ, लेकिन मुल्क का जो इस वक्त हाल है उससे पहले मुल्क में सेक्युलर स्टेटस बहाल होना चाहिए। ये जम्मू में आज जो पाल पार्टीज मीटिंग थी और इसमें बताया गया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये टेलर मेड रिपीट भी है। इस हवाले से रविंदर शर्मा कांग्रेस तर्जुमान ने बाद में मीडिया से बात भी की। आज की चर्चा डिलिमिटेशन पे थी जो कि एक बहुत ही बेइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर और हर डिस्ट्रिक्ट और हर इलाके के साथ कि तोड़ फोड़ किया गया। ये तोड़ फोड़ कमीशन था, इन्होंने डाइसेक्शन की और बीजेपी के आईने से की। एक टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया गया। 1 हफ्ते पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए, 1 हफ्ते के बाद आईवाश किया गया और उसके बाद कोई सुनवाई ना करके कॉस्मेटिक 2-4 नाम बदल के उसी रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया। घर में बैठ के टेबल में बैठ करके टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया, जिससे हम समझते हैं कि विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन रीजन, विद इन जम्मू कश्मीर जो क्राइटेरिया थे, पॉपुलेशन, एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसके बाद कंटिग्यूटी, कनेक्टिविटी, फिजिकल फीचर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, इन तमाम सहूलतों को, चीज़ों को दरकिनार करके और कमीशन ने, मैं समझता हूँ हम सारे ये महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है और कई इलाकों के साथ कि उनको कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजर के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना। रविंदर शर्मा कांग्रेस के तर्जुमान और मीडिया से जम्मू में बात कर रहे थे। और अब ज़रा अलमिए की हम बात ज़रूर करेंगे। याद होगा आपको, सुना भी होगा और ना भी सुना तो हम आपको दोबारा बता देते हैं। पटन के नज़दीक के इलाके में एक खातून की मौत वाक़ा होती है। उस पर इल्ज़ाम है कि ससुराल वालों ने उस पर तशद्दुद किया, जिसे उस वाक़े में इल्ज़ाम है, माफ़ कीजिएगा उस पर नहीं बल्कि इल्ज़ाम है, इलाके के लोग या उस लड़की के घर के लोग बता रहे हैं कि उसके ससुराल वालों ने उस पर तशद्दुद किया, जिसके बाद वो ज़ख्मी हुई। उसे श्रीनगर के सिकम अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। पुलिस ने मामला दर्ज किया हुआ है, 2 गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। साथ साथ में पुलिस ने एक सिट भी बनाई है जो इस मामले की साफ तौर से तहकीकात करेगी। लेकिन एक और अलमिया हमने कल देखा है और ये बडगाम के कृसवारी के इलाके में नौजवान का कत्ल हुआ है और उस कत्ल की वजह से पूरी आबादी मातम कुना हुई है। इस कत्ल के पीछे की कहानी यही बताई जाती है कि मामूली सा झगड़ा, तू मैं बात बढ़ी और बात बढ़ने के बाद बात बिगड़ गई और बात जब बिगड़ी तो हमला हुआ और हमले के नतीजे में नौजवान ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी नौजवान को अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पुलिस ने इस मामले में भी FIR दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया तो है, लेकिन किस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है
ये हमें समझने सोचने की बात है। मामूली सी बात पे झगड़ा होना, और यहाँ की बात जो है वो कोई बात ही नहीं बताई जाती है, किसी बड़ी बात पे झगड़ा नहीं हुआ है। मामूली से यानी बर्दाश्त की क़ुव्वत जो है वो भी ख़त्म होती जा रही है इस कश्मीर में, और मातम कुना फिर पूरा इलाका हो जाता है। एहतियात, गुस्से पे काबू पाना ज़रूरी है। अपने गुस्से पे अगर आप काबू पाया हो, इन नौजवानों ने काबू पाया होता तो आज ना ये हाल नहीं होता। यहाँ लोग क्या बता रहे थे, इंतज़ामिया ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दिया। समझ रात बार द्राम कसवार वतमत युद वन ब्या बोय ओन सह गो खान साहब पुलिस थानस पे गई तम वनकस रात पे पुलिस अत शान बशान तमो साथ अत तो सुनो तमो ओहद बरादर अमिस वनकस सह गो थानस पे बयान दिन तो बाइक पे पकान। ये अलमिया बडगाम के इलाके का, और इस अलमिया में हमें सोचना पड़ेगा, हमें एहतियात करने की ज़रूरत भी है। लेकिन शहर श्रीनगर में एहतियात के नाम पे लोग दुकानदार परेशानी, और नई सड़क के दुकानदार, हबा कदल नई सड़क के दुकानदार खामोश एहतियात कर रहे थे। मामला भूल शायद कुछ लोग गए होंगे, याद दिला दे, ये सीसीटीवी का मामला है। सरकार ने बताया कि हर दुकानदार को, हर बिजनेस वाले को सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। ये दुकानदार कहते हैं कि हमें क्यों मुसीबत में डाल रहे हो, ना हमारी आमदन है, ना पिछले इतने सालों में कोई बड़ा बिजनेस कर रखा है कि हम सीसीटीवी लगाएं। और दुकानदार एक सुझाव भी दे रहे हैं और उस सुझाव को भी सुनते हैं और साथ साथ में जो अरबाब इक़दार है उन तक इनकी बात भी पहुंचाते हैं। हम कैमरा लगाएंगे, मगर हमें ये प्रॉब्लम ये है, हमारे बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हम ये चाहते हैं कि हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि मगर मेहरबानी करके अगर उनको कैमरा लगाने हैं तो आप लगाइए, खुद अपना लगाइए कैमरा। अगर आपको जरूरी हमारे को कैमरा लगाने, जरूरी हमारे को कैमरा ये लगाने हैं। चलिए, सरकार कैमरा क्यों नहीं लगाती है? दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सर ने कैमरा लगाने की बात की तो उसने पूरे दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर जगह पे कैमरा लगा दिए। सरकार को मामला देखना है तो यहाँ कैमरे क्यों सरकार नहीं लगा रही है? इतना पैसा सरकार खर्च करती है, थोड़ा सा कुछ और भी कर दे तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा, ये दुकानदार कहते थे। और शहर श्रीनगर के नई सड़क के, श्रीनगर का हबा कदल का इलाका। और अब नाजरीन ज़रा इंतज़ामिया की बात करें, हम बारामूला आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर सहरिश असगर को बारामूला की ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं। कल ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उन्हें कल चार्ज संभाला और आज उन्हें इंतज़ामिया को ऑन टोज पे रखा। इलाके के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। सोपोर के कस्बे में भी गई, सोपोर के कस्बे से लेके बारामूला के कस्बे तक गई। सबसे पहले, चूँकि डॉक्टर है तो सबसे पहले अस्पतालों का हाल अहवाल जाना, वहाँ बीमारों से बात की, डॉक्टरों से बात की। बीमारों को उससे पूछा कि दवाई मिलती है, तिबी अमले से पूछा कि आप यहाँ ड्यूटी देते हो तो आपको सरकार की तरफ से वो सहूलियात मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो सहरिश ने बताया कि मेरा फ़ोन, मेरा दफ्तर खुला है 24 घंटे, कोई परेशानी हो तो आ जाइए। ये सोपोर से लेके बारामूला के अस्पतालों में डॉक्टर सहरिश ने, और ख़ासतौर पे अब यहाँ पे जो बड़ा मेला शुरू होने वाला है, हेल्थ मेला जो शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियों का जायज़ा भी लिया। और सहरिश ने यहाँ पे यकीन दिलाया कि अवाम के मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और जहाँ कोई शिकायत होगी उस शिकायत को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पहले सुनते हैं डॉक्टर सहरिश ने क्या बताया, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और ख़बर भी आपको बताएंगे। आज जो मेरा जायज़ा था यहाँ पर वो इसीलिए था कि जो एक मेगा हेल्थ कैंप हो रहा है जो ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन से होगा 11 से 17 मई तक, उसमें बाहर के भी हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और हमारे अपने जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं हमारे अपने हॉस्पिटल के और हमारे आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे यहाँ डॉक्टर्स, वो यहाँ पर सर्जरीज परफॉर्म करेंगे और ये सर्जरीज 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में परफॉर्म होंगी। और इसी तरह से काफ़ी सर्जरीज ऐसी की जाएंगी जो इलेक्टिव सर्जरीज होंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इससे आम लोगों में एक बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है क्योंकि इस कैंप से हम काफ़ी ऐसे लॉन्ग बड़ा हेल्थ मेला ये नॉर्थ कश्मीर में और वादी कश्मीर में हर जगह शुरू हो रहा है। इसके लिए इंतजामात का जायजा लिया डॉक्टर सहरिश असगर, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने। लेकिन इससे पहले अवाम के कई मामला थे और डॉक्टर सहरिश ने सोपोर से लेकर बारामूला तक ट्रेडर्स से आज मुलाकात की, ट्रेडर्स के मामला सुने और ट्रेडर्स के इस मुख्तलिफ मामला को नोट भी किया और ट्रेडर्स को भी यकीन दिलाया कि इलाके का जो भी मामला है वो उनकी नोटिस में लाया जाए। जहाँ पे भी उन्हें कोताही लग रही हो उस कोताही को वो दूर करने की कोशिश करेंगे और ट्रेडर्स के
क्या मामला थे ये भी डॉक्टर सहरिश के सामने रखे गए और डॉक्टर सहरिश ने यकीन दिलाया कि चाहे फुटपाथ का मामला हो, चाहे सोमो स्टैंड का मामला हो, उन सभी मामला पर सारे फरिस्त नज़र रखी जाएगी। हमारा बिजनेस दिन ब दिन बदतर से बदतर होता जा रहा है, तो मेन इशू जो है उसका वो कार पार्किंग का है। एक्चुअली आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक प्रोटेस्ट की कॉल भी दी थी, तो उसको भी हमने मौखर किया है इस वजह से, क्योंकि आज हमने डीसी साहिबा ने पूरा एश्योर किया कि कार पार्किंग का मसला मैं विदिन कुछ दिनों में हल करूंगी। और नेशनल हाईवे डॉक्टर सहरिश ने बताया कार पार्किंग का मामला कुछ ही दिनों में हल किया जाएगा। कल चार्ज लिया, आज इलाके पर नज़र रखी और बहुत जल्द ये कार पार्किंग वाला मामला हल हो जाएगा, ये यकीन दिलाया डॉक्टर सहरिश ने। लेकिन आपको नाजरीन अब हम एक अलमिये पे ही लिए चलते हैं। करीबन 6 करोड़ रुपए पिछले 2 सालों में हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग विंग ने खर्च किए हैं। ये किस पे खर्च किए हैं, तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये हैं वाटर पंप्स। ये कश्मीर में पानी को की जो तंगी है उसको ख़त्म करने के लिए ये वाटर पंप्स जगह जगह महकमे जल शक्ति डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग विंग जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग, उसने लगाए हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि हर 5 लगाए गए 2 सालों में जो पंप हैं उनमें से 5 में से 3 खराब हो रहे हैं। और ये 3 जो खराब हैं, एक पंप पे एवरेजन 3-3 लाख रुपया खर्च किया गया है। और ये पंप हर जगह लगाए जाने के बाद उन पे जो मरम्मत करनी है, अक्सर जगहों से खबरें आ रही हैं कि कहीं नट बोल्ट ढीला हुआ है, कहीं कोई वाशर बदलनी है। और ये इंजीनियरिंग विंग जो महकमे PHE की है, ये ना नट बोल्ट उसका कहीं टाइट करती है, ना कोई वाशर लगाती है। और यूँ बड़ी तादाद में जो पैसा खर्च किया गया है, जो हमारे पास आदाद शुमार हमें मिले हैं, अगर हमने चीफ इंजीनियर से बड़ी कोशिश की थी कि हमें आदाद शुमार बताया जाए कि कितने पंप्स वगैरह लगाए गए हैं, कितने पे खर्चा आया है, लेकिन उनसे हमें ये दस्तियाब नहीं हो सका। ताहम हमें जो ज़राया ने बताया उसके मुताबिक लगभग 6 करोड़ रुपए पिछले 2 सालों में खर्च किए गए हैं। और हमारे रिपोर्टर, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, उन्होंने हर जगह जाके देखा, हर 5 में से तीसरा पंप जो है वो काम नहीं कर रहा है। मामूली सा 100 से 50 रुपये खर्चा या 200 से 300 रुपये, अक्सर जगहों पे यही कहा जाता है, लेकिन उस पर कोई खर्च नहीं किया जाता है। और यूँ इलाके में जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए जो मरकज़ी सरकार की ये बड़ी स्कीम थी, इस स्कीम को नाकारा बनाया गया है, डिलिबरेट नाकारा बनाया गया है। ये एक पहलू। अब ज़रा हम आपको दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। इन पंप्स का दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है कि इन पंप से जहाँ पे ये पंप चलते हैं वहाँ ये आपको ये पहलू है, ये है श्रीनगर के हज हाउस का। यहाँ 2 के करीब बड़े जनरेटर लगाए गए हैं, लेकिन इन जनरेटरों की देखरेख कौन करता है, क्या हाल अहवाल है, ये हमने कल देखा। एतवार के दिन हमने ये तस्वीर ली हैं और ये तस्वीर खुद बताती है कि करीबन 5-5 लाख रुपए के 2 जेनसेट। और ये तस्वीर मोटर्स की है, जो पंप्स हैं उन पंप्स की तस्वीर है। या लोगों ने खुद अपने अपने जो मोटर लगाए हैं और लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है, ये पंप्स वो हैं। लेकिन इससे पहले की तस्वीर जो आपने देखी वो हज हाउस श्रीनगर के जेनसेट्स की है, जिनकी हालत जो है वो घास फूस चढ़ा हुआ है। और अंदर इस जेनसेट के अंदर अब चूहों का डेरा बना हुआ है। कोई मरम्मत का क्या, इसका दरवाज़ा भी बंद नहीं रखा गया है, तारें उखड़ी पड़ी हैं। और ये हमारे जो ख़जाने आमरा है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर ये किसी के घर में होता तो सुबह शाम इसकी मालिश की जाती, सुबह शाम तेल दिया जाता, बेगम साहब भी जाके जेनसेट को देखती, साहब भी जाके देखते। लेकिन ये सरकारी है और सरकारी माल जो हमारे यहाँ है उसका क्या है। लेकिन बता दें उन लोगों को, ये सरकारी नहीं है, ये हमारा है, इसका टैक्स हम देते हैं और ये टैक्स हमसे लिया जाता है। और ये एक अलमिया। अब ज़रा हम दूसरा अलमिया आपको दिखाते हैं। आपको ये तस्वीर दूसरी हम दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर आप दिखाएंगे शहर श्रीनगर की, और ये शहर श्रीनगर की दूसरी तस्वीर होगी। ये हमारे यहाँ दूसरी तस्वीर जो हम दिखाएंगे, ये हमारे यहाँ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितना काम करती है। एतवार और शनिचर 2 रातें, और ये 2 रातें श्रीनगर की पिंच मंडी का बिल्कुल साथ वाला इलाका, जहाँ पहले बंकर हुआ करता था, उस बंकर के पीछे लगभग आपको यकीन दिखेगा करीबन 80 फीट ऊंचा टीन की दीवार दी गई है।
ये रात के वक्त की तस्वीर हैं और ये 80 फीट ऊपर ईंट टीन की दीवार जो है इसके अंदर क्या चल रहा है रात के वक्त। ये शनिचर और एतवार की रात को दिन को चलता है, बाकी दिनों में बिल्कुल यहाँ शांत है। और एतवार और शनिचर को चलाते चलाते यहाँ 3 मंजिलें बनाई गई है और ये 3 मंजिलें बनाए जाने के पस मंजर की कहानी हमें वहाँ 2-3 लोगों ने यही बताई कि ये ज़मीन जो है ये टोटल सरकार की घासचराई ज़मीन है, ये म्यूनिसिपैलिटी की ज़मीन है, न इसका कागज़ है न इसका कुछ है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी की मिली भगत से बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ बताया गया और हमें भी अंदाज़ा हुआ कि ये है क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी की मिली भगत से यहाँ 3 स्टोरीज अब तक कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, चौथी पे टीन लगा हुआ उस पे काम चलेगा। और इस पस मंजर में हमें क्यों लगा कि मिली भगत है, छींटसाज सुहेल छींटसाज श्रीनगर में म्यूनिसिपैलिटी के जो डिमोलिशिंग स्क्वाड है उसको हेड करते हैं और पिछली बार भी हमें एक शिकायत मौसूल हुई थी तो तब हमें म्यूनिसिपैलिटी के हुकाम ने बताया था कि आप फौरन छींटसाज से बात करें, उन्हें बताएं कहीं पर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उनसे। तो हमने सुहेल को उस वक्त फ़ोन किया, उन्होंने लगभग 20 कॉलों तक हमारा फ़ोन नहीं उठाया, फिर हमने उन्हें व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप उनका जवाब आया कि आई विल लुक इनटू द मैटर। लेकिन लुक ऐसा हुआ कि शनिचर की रात को काम होता रहा, एतवार के दिन को काम होता रहा, एतवार की रात को काम होता रहा और आज दोपहर भी हमने उससे 3 बार कॉल किया। हमारे मोबाइल में उनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, कॉल डिटेल्स मौजूद हैं। हमने उन्हें कॉल किया कि हमें बताएं ये क्या हो रहा है। हम उनके दफ्तर तक भी पहुंचने की कोशिश की थी लेकिन छींटसाज साहब हमें जो है सुहेल छींटसाज जो हमें बताया गया वो हमें नहीं मिल सके। और हम जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंचे तो वह हमें बताया कि साहब मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बड़ी पहुंच वाले हैं, लगभग 8-10 उनके पास डिपार्टमेंट्स हैं और कितने डिपार्टमेंटों को संभालेंगे, क्या वो ट्रांसपोर्ट को संभालेंगे, क्या वो बाकी संभालेंगे। और फिर इस मामले को लेके हमें बड़े संगीन इल्ज़ामात हमें मालसूल हुए और उन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में हम ये हुकाम तक बात पहुंचा रही कि अगर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है तो ज़रा तहकीकात करिए कि अगर यहाँ पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो सही है तो फिर वो इल्ज़ामात वाले जो मामले हैं वो किसके पास तक पहुँचे हुए हैं। ये श्रीनगर का। और लेकिन नाज़रीन चलते चलते बताते चलूँगा, अब टंगमर्ग में आज टूरिस्ट गाइड्स ने आज मुजाहरा भी किया है और ये टूरिस्ट गाइड्स का मुजाहरा साफ जाहिर है ऑनलाइन और ऑफलाइन का मामला जो गंडोला का है उस मामले को लेकर था और एहतजाज करते हुए बताया गया, ये टूरिस्ट गाइड्स बता रहे थे कि उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है और इस मुजाहरे के दौरान ये लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। और चलते चलते आपको बताते चले बाद दोपहर आज बारिशें भी हुई, तेज़ हवाएं भी चली है और इन तेज़ हवाओं की वजह से कई जगहों पे कई दरख्त जो है वो गिरे भी है, नुकसान की खबरें भी हैं बहुत से इलाकों में। महकमे मौसमियात ने तो इस तरह की कोई पेशन गोई तो की नहीं थी लेकिन अचानक हो गया। अब हो गया तो उसके बाद सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो सफ़ेदे हैं, रूस से आए हुए सफ़ेदे, वो आज भी लोगों के लिए मुसीबत बने रहे। एक तो पहले ही वो मुसीबत है, इस मुसीबत में लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है, उससे जो रूई उतर रही है, जो उनका जो हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अब आज जो गिरे हैं बड़ी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है सफ़ेदों के दरख्तों की वजह से और लोग हर जगह से बाविला करते हुए हमें कॉल भी कर रहे थे, बता भी रहे थे। तो ये था हमारा आज का जिक्र स्पेशल। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ आज प्रोग्राम में रहे इमरान तारिक, आबिद कादिर और साहिल मजीद। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।